गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं यश हुसैनी आज की क्लास में आपको षटकोणीय संकुलित संरचना यानी कि हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड एससीपी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो एससीपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, षटकोणीय संकुलित संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले की वीडियो में मैंने आपको एससीपी के बारे में बताया था, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो एससीपी जो होता है, षटकोणीय जो होता है, उसमें क्या कंडीशन होती है कि इसकी जो दो साइड्स होती है, दो भुजा होती है, वो इक्वल होती है, लेकिन जो तीसरी साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है, यानी ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू क्या, सी। अब देखो इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, इसमें तीन लेयर होती है, ऐसे फर्स्ट लेयर, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर और उसके बाद थर्ड लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से 6 परमाणु होते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन होती है उस तरीके से 1 2 3 4 5 6। और एक कहाँ होता है, सेंटर में होता है। एक कहाँ होता है, सेंटर में होता है। प्रत्येक परमाणु ईच एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो कितनी होती है, ए होती है। कितनी होती है, ए होती है। ऐसे ही शेप कहाँ होती है, नीचे की साइड होती है। देखो इसमें भी हमारे पास बेंजीन जैसी होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और एक एटम कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो एक फलक तो कहाँ पर होता है इसका, ऊपर एक फेस, और एक फेस कहाँ होता है, नीचे होता है। बीच में इसमें 3 एटम और 3 परमाणु और होते हैं। ये देखो एक परमाणु एरिया, एक परमाणु एरिया और एक परमाणु एरिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है इसमें 3 लेयर होती है। देखो फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर और फिर थर्ड लेयर। एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये एटम है, ये एटम है, प्रत्येक एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो इसमें कितनी होती है, ए होती है। ठीक है, इसमें जो सी होता है ना, वो क्या होता है कि जो ऊपर फेस होता है और जो नीचे फेस होता है, जैसे ऐसे संरचना है हमारे पास, ये ऊपर फर्स्ट लेयर है, बीच में सेकेंड और थर्ड। तो ऊपर फर्स्ट लेयर और जो नीचे वाली लेयर है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास कितनी है, सी है। ठीक है, कितनी ली है हमने, सी ली है। इस तरीके की जो हमारे पास संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो किसका होता है, हमारे पास एससीपी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो हम पहले की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 2 कोण कितने होते हैं, मैंने बताया था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जबकि तीसरा कोण कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। पढ़ा था ना पहले की क्लास में। अब देखो इसको हम इसके लिए, जैसे हमने एससी के लिए पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ा था, और एफसीसी के लिए पढ़ा था ना, फेस सेंटर के लिए पढ़ा था, वैसे ही हम अब इसके लिए भी फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि क्या, समन्वय संख्या। ठीक है, क्या फाइंड आउट करते हैं हम, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और संरचना होती है ना, उसमें कोई एटम है, जैसे देखो ये तो क्या है, एक कोष्ठिका है। क्रिस्टल कैसे बनता है, ऐसी बहुत सारी, इसके ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, इधर भी होगी, ऐसी बहुत सारी जब कोष्ठिका यानी यूनिट सेल्स मिलती है तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ये पहले भी डिस्कस किया जाता है। तो एससीपी में जो एकक कोष्ठिका होती है वो इस तरीके से होती है ना, जबकि घनीय में अलग तरीके से होती थी, हमने पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये, है ना। तो ये एकक कोष्ठिका ऐसी बहुत सारी जुड़ जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, क्रिस्टल संरचना बनेगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, समन्वय संख्या की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि क्रिस्टल जारक संरचना में, यानी कि इसमें कोई भी एटम होता है या परमाणु होता है, उसके निकटतम परमाणुओं की संख्या जिससे वो घिरा हुआ हो या उन्हें स्पर्श कर रहा हो,
ठीक है, या उन्हें क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप ऐसे मान लो कि ये वाला हमने एटम ले लिया, ये एटम, ठीक है, ये एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, स्पर्श कर रहा है हमारे पास, या कितने एटम से ये घिरा हुआ है, ये निकटतम इसके कितने परमाणु है ना। तो देखो ये एटम जो है ना, ये सेंटर वाला ले रहा हूं मैं, कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम इजी बनाने के लिए कौन सा लेते हैं, ये सेंटर वाला ले लेते हैं ना। अब देखो इस एटम में क्या होता है हमारे पास, इस एटम में क्या होता है कि ये एटम देखो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये एक एटम हो गया इससे, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम यानी परमाणु, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला है ना, ये जो सेंटर वाला परमाणु है, एटम है, वो फलक पर कितने, ये एक सतह लेयर है, फलक बोलते हैं जिसे हम, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फेस है ना। तो इस पर ये सेंटर वाले कितने से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इससे तो ये घिरा हुआ है कितने, 6 एटम से, 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है। जो 6 परमाणु हैं वो कहाँ पर है, षटकोणीय के तल में भी है, इसे हम बोल सकते हैं ये कहाँ पर है, षटकोणीय तल में। ठीक है, तो ये सेंटर वाले एटम को देख रहे हैं, कोई भी एक एटम देखो जो इजी लगे, हमने ये देख लिया, तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6, एक तो ये है ना। अब देखो इसके ऊपर ये ऐसे है, ये है ना, ये नीचे वाली हमारे पास समतल है, इसके ऊपर कितने एटम है, 3, 1 2 3। तो ये जो सेंटर वाला है ऊपर कितने से घिरा होगा, कितने से जुड़ा होगा, ये 1 2 3 से जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि ऊपर के तल के 3 परमाणु प्लस 3 एटम कौन से हैं, ऊपर के तल के परमाणु। ठीक है, अब देखो ये तो एक कोष्ठिका है, ऐसी हमारे पास बहुत सारी जब जुड़ेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, क्रिस्टल। तो ऐसी ही ये यहाँ पर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसके नीचे क्या होंगे, 3 परमाणु होंगे, है ना। फिर जैसे ये स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे हम, यहाँ से ये स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ाया हमने यहाँ पर, और ये ऐसे बनेगा हमारे पास, ये ऐसे बन गया। तो इसके जैसे इसके और इसके बीच में ये 3 थे, ऐसे ही इसके बीच में भी क्या होंगे, 3 होंगे, जब तो स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये एटम 3 नीचे से गिरा होगा, ये एटम, ये परमाणु 6 तो इससे घिरा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, 3 ऊपर होते हैं और 3 कहाँ होते हैं, नीचे। तो टोटल 3 कहाँ होते हैं, नीचे, नीचे के तल के क्या, परमाणु या एटम। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 6 + 3 + 3 यानी कि कितनी, 12 हो गई। तो समन्वय संख्या जो होती है हमारे पास, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसका, SCP का, वो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। इसके बाद हम सेकेंड, इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले की वीडियो में लिखा चुका हूं मैं, क्या होती है कि क्रिस्टल जालक संरचना में कोई भी एटम या परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की संख्या यानी वो कितनों से जुड़ा हुआ है, वो इसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इसमें एक एटम कितने से घिरा होता है, 12 से घिरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सेकेंड फाइंड आउट करते हैं किसमें, SCP में क्या, जालक नियतांक। सेकेंड हम फाइंड आउट करते हैं जालक नियतांक, यानी कि क्या, लैटिसी कांस्टेंट। जालक नियतांक यानी कि लैटिसी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो इसमें हम 2 चीज फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जालक नियतांक या लैटिसी कांस्टेंट क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना, उनके परमाणु के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, जालक नियतांक कहलाता है। तो देखो ये एटम है और ये एटम है, ये परमाणु है और ये परमाणु है, इनके बीच की दूरी कितनी है, ए यहाँ पर क्या कहलाता है, लैटिसी कांस्टेंट कहलाता है, जालक नियतांक कहलाता है। क्लियर है।
ए क्या कहलाता है, लैटिसी कांस्टेंट यानी कि जालक नियतांक कहलाता है। इसमें हम सी को भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सी भी हमारे पास एक क्या है, दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए की बात करते हैं। तो ए में आप यहाँ देखना, ये जो फलक है ये देखो, इसमें कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में। अगर हम इसको रिप्लेस करें, जैसे ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये एक परमाणु है और ये एक क्या है, परमाणु है, और इन दोनों के बीच की, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है, हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। इन दोनों के बीच की ए, 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 इनके बीच की भी ए होती है, ध्यान रखना। लेकिन यहां से यहां तक ये सी होती है। इनके बीच की ए, इनके बीच की डिस्टेंस ए। तो ए कैसे बनाए गए, मैंने ये एक एटम ले लिया ये, और एक एटम ले लिया ये परमाणु और ये परमाणु। तो देखो इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, अपनी मर्जी है कैसे बनाया, अपन को मना थोड़ी ना कर रहा है। और ये दूसरा एटम बनाया। एटम को हम किससे, परमाणु को हम किससे व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से। तो ये हमने क्या बना लिया, सर्किल बना लिया। अब देखो इसको कैसे दर्शाए, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, बस इस पे मैंने यहाँ सर्किल वो एटम। अब देखो सर्किल जो है, ये जो वृत्त है, इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं मैं ना, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर। परमाणु तो सेम है ना हमारे पास, तो इसकी रेडियस है आर, इसकी त्रिज्या है आर, इसकी रेडियस है आर। तो ए भाई क्या होता है, ए होता है परमाणुओं के बीच की दूरी, यानी कि ये परमाणु और ये एटम, इन दोनों के बीच की दूरी आर प्लस आर, यानी कि कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी परमाणु के बीच की दूरी, बताओ जालक नियतांक कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना, 2r। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2r तो निकालना बहुत आसान है भैया, बच्चे भी निकाल लेंगे। ये तो हम क्या निकालेंगे, हम तो निकालने वाले हैं यहाँ पर c की वैल्यू। किसकी निकालने वाले हैं, c की वैल्यू। तो देखो c की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ देखो, ये जो नीचे वाली लेयर है, ये जो तल है हमारे पास, ये ऐसे है, एक ऊपर है, फिर एक बीच में 3 और फिर नीचे है ना, ऊपर बीच में और फिर नीचे, ऐसे है ना। अब देखो ये नीचे वाले है ना, क्योंकि सारी डिस्टेंस बराबर है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मैं घर से तो लिख के आया नहीं, ये तो होता है जो होता ही है, ऐसी संरचना कोई तो बोलते हैं SCP है ना। सारी ए है, तो ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज। सारी साइड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तीनों भुजा क्या होंगी, इक्वल होगी, क्योंकि ईच के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, ए है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक ट्रायंगल घर ले जाता हूँ, घर नहीं अलग ले लेता हूँ, है ना। एक ट्रायंगल क्या करता हूँ मैं, अलग ले लेता हूँ, और इसका नाम क्या है देखते हैं। मान लो ये ए रख देता हूँ मैं, ये बी है, और ये सेंटर वाला ओ है, ABO है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं हम तो एक ही लेंगे भैया, इसको घर नहीं ले जाना है, इसको अलग ले लेते हैं हम, है ना, A B और O को। ठीक है, तो देखो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये तीनों साइड क्या होंगी, ध्यान रखना, इक्वल होगी, जब भी हमारे पास क्या है, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब पॉइंट दे सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं पॉइंट A, इसे दे देते हैं पॉइंट B, जैसे दिया है AB, और तीसरा हमने क्या दे दिया, पॉइंट O दे दिया। ठीक है, अब ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, देखो इसके बीच में से मैं एक क्या खींच लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, रेखा बना देता हूँ, बना दिया। तो ये एंगल जो होंगे
आप जानते हो भैया एंगल तो होते हैं हमारे पास कितने, एंगल तो हमारे पास कितना होता है किसमें, समबाहु त्रिभुज में। मैंने तो पढ़ा था 2-4 साल पहले, कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना होता है हमारे पास 60 डिग्री का होता है। तो ये हाफ कितने का होगा भैया, ठीक है, ये तो मैं ही बताऊंगा कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है भाई। अब देखो ये एटम से हमने यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस, ये बीच में जो तल है हमारे पास, कहाँ है, बीच में एक तल है। तो ये बीच में मैंने एक क्या मान लिया, बिंदु मान लिया और इसका नाम दे दिया जेड। एक लेयर ये वाली, एक लेयर ये वाली, बीच में एक लेयर, इस लेयर से नीचे वाली लेयर की पर एक रेखा खींच रहा हूँ, लाइन, और ट्रायंगल जो है वो ऐसे है और इस पर एक लाइन बीच वाली सतह से खींच रहा हूँ, है ना, बीच वाली लेयर से खींच रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसे मैंने खींच ली ये, ठीक है, ये खींच ली, ठीक है। और इसका नाम जो है, नाम हम दे सकते हैं कुछ भी, हमारे मन की मर्जी है, वो दे दिया x और इसका दे दिया हमने y दे दिया। ठीक है, अब देखना एक बात ध्यान रखना, ये जो बीच वाली लेयर होती है ना, बीच वाली जो परत होती है, इससे ये a की जो डिस्टेंस होती है वो भी हमारे पास कितनी होती है, a ही होती है। ये ध्यान रखना, यहाँ से इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a ही होती है। बाकी ये जो ट्रायंगल है इसकी डिस्टेंस भी कितनी होती है, a होती है ये तो, और ये वाली भी क्या होगी, a होगी। इसकी तीनों साइड की तो इक्वल होती है, ये a, ठीक है। लेकिन जो बीच में से मैंने रेखा खींची है ना, इसकी भी कितनी होती है हमारे पास, a होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ से ये खींचा है यहाँ पर, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, c, तो ये कितनी होगी हमारे पास, c/2। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये कितनी होगी, c/2 होगी। इस तरीके से हम ये डायग्राम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ताकि हम किसका मान निकाल सकें, लैटिसी कांस्टेंट का मान निकाल सकें, जालक नियतांक का मान निकाल सकें। ठीक है, अब देखो जालक नियतांक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले चित्र या त्रिभुज, इसमें डायग्राम में क्या लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, और ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ABY, है ना। इसमें सबसे पहले हम cos 30 की वैल्यू निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू लाल बट्टे कक्का बोलते थे, और cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आधार बटे कर्ण, ये थीटा लंब कर्ण आधार, AY बटे AB, AY बटे AB, जैसे भी आप देखना जानते हो ना। इसके बाद AY की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, AY यहाँ से क्या आ जाएगा, AB cos 30 आ जाएगा, और AY इज इक्वल टू AB क्या है, AB हमारे पास A है, A cos 30, है ना, AY इज इक्वल टू A cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, A√3/2। सर cos 30 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसे क्या कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, इसे क्या कर लेना है, रट लेना है। अब देखो AY इज इक्वल टू आ गया हमारे पास A√3/2। अब मैं एक यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, देखना, जो कि आपने बचपन में पढ़ी होगी, अब तो आप बड़े बूढ़े हो गए, क्या कि AX इज इक्वल टू कितना होता है, 2/3AY होता है। ये कहाँ से लिख दिया सर जी, अरे बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ये एरिया देखो AOB, हाँ ये पॉइंट है A, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट यहाँ डाला था सर आपने, हाँ बिल्कुल डाला था, जब ही तो लिखा था हमने AY, दिखाई दे रहा है ट्राइंगल।
आपने मैथ में ये है डिस्कस किया था पहले, ध्यान रखना इसका ये जो सेंटर होता है, क्या होता है ये सेंटर, ये सेंटर पूरी डिस्टेंस कितनी है ए वाई, सेंटर से ऊपर की डिस्टेंस जो होती है ना वो 2/3 होती है ए वाई की, टोटल डिस्टेंस की कितनी होती है 2/3 ए वाई। ये कहाँ से आया, 10th क्लास से आया ना। इसके बाद नीचे की डिस्टेंस कहाँ से आई, 1/3 ए वाई, ये कहाँ से आया भाई, जब 2/3 आ गया तो बाकी 1/3 ही बचेगा 3 पार्ट्स में, ठीक है। 2/3 ए वाई होती है ऊपर की और 1/3 होती है नीचे की, तो यही तो काम कर रहा हूँ। देखो ये सेंटर हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। तो ए एक्स कितना होगा, ए एक्स होगा 2/3 और टोटल डिस्टेंस कितनी है ए वाई है, ठीक है। ए वाई की वैल्यू तो सर हमने फाइंड आउट करी है, तो बिल्कुल फाइंड आउट करिए कितनी है ए वाई की वैल्यू, a इंटू √3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू अब कितना आएगा a √3/3, और ऐसा कुछ सुना है आपने, देखो √3 से ही कट जाता, बताया कितनी बार, √3 से √3 बार। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a/√3 आ गई, ठीक है, बिल्कुल आ गई। इसके बाद देखो zx क्या है वो भी लिख लेते हैं, विदेश से नहीं आया ये भ्रम बन जाएगा। zx क्या है, zx कितना है, c/2 है, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, है ना। अब देखो इतना करने के बाद हम एक ट्रायंगल और लेते हैं, AXZ वाला, AXZ में त्रिभुज AXZ में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल लगाएंगे। देखो क्या है, AZX कर्ण, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो क्या बनेगा, देखो AZ स्क्वायर इज इक्वल टू AZ स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस XZ स्क्वायर, ठीक है। AZ स्क्वायर क्या है सर, AZ स्क्वायर बेटा A स्क्वायर, AX स्क्वायर क्या है, AX ये एरिया ना, a/√3 का स्क्वायर प्लस XZ क्या है सर, XZ क्या है, XZ एरिया ना, C/2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। इतना निकल गया, हाँ बिल्कुल निकल गया। A स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा A²/3 प्लस ये बनेगा C²/4, C²/4 की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, ऐसे करते हैं यार, बोरिंग सा काम है। C²/4 इधर ही रखते हैं, इसको ले जाते हैं भाई, तो A² माइनस A²/3 हो जाता है ना, और C²/4 इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया हमने 3, तो ये बन गया 3A² माइनस A², तो C²/4 इज इक्वल टू 2A²/3। हाँ, अब देखो C² की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8A²/3। अब रूट ले लेंगे भैया, रूट ले लो, C इज इक्वल टू 8 रूट में, 3 रूट में और A बाहर, तो यहाँ से निकल जाता है C/A कितना, √8/3। तो ये क्या ही पूछा जाता है, C/A का रेशियो फाइंड आउट करो। तो जब तो याद आएगी सर की, है ना, C/A सर ने कैसे कराया था, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है कि C/A की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं, देखो C/A इज इक्वल टू क्या आ गया, C/A इज इक्वल टू √8/3 आ गया ना। अभी आगे और भी काम में आएगा तो और काम में ले लेंगे, घर की बात है ना।
तो देखो अब नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं इसमें एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एकक कोष्ठिका का क्या आयतन। ये कैसे निकालते हैं भाई, ये भी ऐसे ही निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसको क्लीन करता हूं। देखो अब देखो आपने इसका आयतन, ये एकक कोष्ठिका ही तो है, ऐसी बहुत सारी जब मिल जाएगी तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल संरचना बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने ये बेलन पढ़ा होगा, सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर, है ना। ये इसका मेरे को ये बताओ, इसका तो क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल होता है, इसका तो क्षेत्रफल होता है ना, हाँ ठीक है। इसकी होती है लंबाई या ऊंचाई, क्या होती है, h होती है, बिल्कुल होती है सर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है A इंटू एच। कुछ याद आया है ना, A को हम लिख देते थे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जानते हो आप ये सारी चीज फिर भी, है ना। अब देखो एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, V से। अब देखो यहाँ नीचे इसका क्षेत्रफल निकालो आप। अब क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे सर, लेकिन कैसे निकालें, बात तो वही है ना। ये देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल है, क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है पहले, क्योंकि ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सिक्स्थ। अब देखो एक ट्राइंगल क्या है, एक ट्राइंगल है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। इस एक का क्षेत्रफल निकालो और 6 से गुना कर दो, तो ये नीचे के पूरे का क्या नहीं आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे, आधार का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और फिर उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे ही गोल थी, ये थोड़ा ऐसा है तो ऐसा का क्षेत्रफल अलग निकलेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, ऊंचाई से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब सबसे पहले आता है इसका आधार का क्षेत्रफल, कैसे निकालो, आधार में भैया 6 त्रिभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हम इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अभी अभी हम निकाल चुके हैं, अभी अभी हमने बनाया था ना, कैसे बनाया था याद करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये A, ये O और ये B, ये पॉइंट Y, देखो याद हुआ नहीं हुआ, ये X, ये Z और ये ठीक है A, बिल्कुल बना दिया। देखो इसके बाद देखो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, AOB एक ट्राइंगल है, तो AOB का क्या क्षेत्रफल। अब AOB जैसे कितने हैं, 6 है, 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और किस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। V इज इक्वल टू 6 इंटू, अब इसका क्षेत्र, इसका आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, बहुत आसान होता है। क्या होता है, 1/2 आधार, आधार ये मानो, देखो आधार ये माना मैंने, है ना, आधार कितना है, OB इंटू ऊंचाई। अगर ये बेस माना, आधार माना है, तो ये ट्राइंगल की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। देखो अगर ये त्रिभुज है, ये अगर ऐसे मानते तो ये ऊंचाई होती है ना, तो हमने तो ऐसे माना है ना, तो ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ये हाइट हो गई इसकी। तो हाइट में क्या लिखोगे, AY, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट इंटू ये क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। V इज इक्वल टू 6 इंटू हाफ इंटू OB की वैल्यू कितनी है, चेक करो, OB कहा गया, OB ये तो साइड से भुजाए, इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, AY की वैल्यू, AY कहा गया, AY कहा गया, यहाँ देखो ना,
ए वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो ए वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास, हम पहले निकाल चुके थे, यहाँ से मिटा दिया मैंने। ए वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी, ये लिखा ना यार, ये ए वाई का मान रखा है ना, a√3/2। ठीक है, ऊंचाई कितनी है भैया, ये तो है c है, ये c हो गया। v = 6 × ½ × a √3/2 × c की वैल्यू। देखो c की वैल्यू ये पुट कर दूं मैं, ये जो विदेश से लाए थे हम, कितनी आई थी, √8/3 a, √3 से √3 गया तो ये बचेगा कितना, v = कितना बचेगा, v = ये कट गया 2 से 3 टाइम्स, तो 3/2 a³ 3/2 a³ और कितना बच रहा है हमारे पास, √8। ठीक है, तो कितना बच रहा है, 3/2 √8। अब देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, v = 3/2 a³, इसको लिख सकते हैं √2 × √2 × √2, √2 × √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा v = 3/2 a³ × 2 × √2। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल भैया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3√2 और a³। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया हमारे पास, किसका, एकक कोष्ठिका का, किसमें, SCP में, हेक्सागोनल में, कितना, 3√2 a³। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।